हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि बेंजीन की रिएक्शन सपोज क्लोरीन से कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एंड डार्क। याद रखना है क्लोरीन वाली रिएक्शन में सनलाइट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट फॉर्म्स 666 C6H6Cl6। तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और पहला प्रोडक्ट है और HCl अलग हो गया। आई मीन टू से पहला प्रोडक्ट यानी बेंजीन एक सिमेट्रिकल रिंग है, 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, कोई भी आप एक हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा सकते हैं। तो आपने ये बेंजीन वाली हाइड्रोजन एक हटा के हेलोजन लगा दी, क्लोरोबेंजीन बन गई। इस रिएक्शन में आपको याद रखना था कि अगर आपने यहां सनलाइट ले लिया और FeCl3 नहीं लिया है, ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में यहां का प्रोडक्ट बनता है C6H6Cl6। तो आपको याद हो गई ही, इट इज 666 लिंडेन, या इसके और भी नाम है गैमेक्सीन, या सबसे कॉमन या फेमस नाम है इसका BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। लेकिन जरा ध्यान रखना BHC में खुद में बेंजीन रिंग कहीं नहीं है, BHC इसकी वजह से कहलाता है कि यहाँ पे शुरू में बेंजीन रिंग थी, उससे बना था। नाउ द पॉइंट टू नोट इज, आपको क्या पॉइंट बच्चे नोट करना था कि सनलाइट की प्रेजेंस में कुछ मैकेनिज्म अलग है और FeCl3 की प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म है वो है यहाँ का मैकेनिज्म, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसे SE रिएक्शन कहते हैं, उससे ये बना था आपका क्लोरोबेंजीन। नाउ अगर कोई कहे कि भाई क्लोरोबेंजीन की दोबारा हेलोजिनेशन कर दें, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, अब पिछली बार मैंने नहीं बताया था, जब पिछली बार नोट्स बनाए होंगे तो शायद ना बनाया हो। क्लोरोबेंजीन का अगर दोबारा क्लोरीनेशन कर दें और दोबारा इसकी FeCl3 की प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्ट करें, तो अगर आपको याद है sp और dm, याद है ना, सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, डबल बॉन्ड वाले मेटा डायरेक्टिंग। तो बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल जब भी बेंजीन रिंग से प्लस M का ग्रुप लगा हो तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है, और इसलिए यहां पे ये प्रोडक्ट बनेगा, ये मिक्सचर बनेगा ऑर्थो एंड पैरा का। एंड थोड़ा और सोचोगे तो ऑर्थो और पैरा में पैरा कुछ ज्यादा बनेगा, क्योंकि एक तो ऑर्थो पे होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि बहुत पड़ोस में लगा होता है तो थोड़ी सी हिंड्रेंस कह सकते हैं, और दूसरा क्लोरीन का हाई माइनस आई होता है, तो क्लोरीन नहीं चाहता हाई माइनस आई, मतलब ये खुद भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत खींच लेता है, तो ये नहीं चाहता कि कोई इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आए। सो अगर आपको याद आ गया तो वेल एंड गुड है बेटा, ठीक है। ये मैंने अभी जब आपको बेंजीन रिंग पढ़ाई थी, या ये कहें मैं मीजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया था, ये उसका एप्लीकेशन है। मीजोमेरिक इफेक्ट में क्या पढ़ा था? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। बेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में आपने क्या पढ़ा था? कुछ ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो ये जो क्लोरीन है इसके पास लोन पेयर है, ये एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ये ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, और इसीलिए ऑर्थो और पैरा पे अगला क्लोरीन आके अटैक करता है। तो ये एक्चुअली जो मैंने बीच में कुछ अभी 2-4 दिन आपको पढ़ाया है, ये उसका है रीजन कि मैं लिख पा रहा हूं यहाँ पे। और इसका एक पॉइंट मेन है, अगर आपको याद हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हार्डली मैटर्स। क्या इसका एक एक्सेप्शनल पॉइंट है कि जनरली प्लस एम ग्रुप आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब रिंग की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, अटैक जल्दी होता है। बट क्लोरोबेंजीन या ये जो क्लोरीन है, ये एक ग्रुप ऐसा है, ये बेटा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग तो है बट इट इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो यहां आप लिख सकते हैं कॉम्पिटिशन लेवल के लिए या 12th में स्पेशल क्वेश्चंस जब हो उसके लिए कि ऑल्दो, ठीक है, ऑल्दो Cl, मेनली क्लोरीन की बात होती है चारों हेलोजन में से, ऑल्दो क्लोरीन इज ए प्लस एम ग्रुप, क्लोरीन एक प्लस एम ग्रुप है एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, प्लस एम ग्रुप है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग भी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पे बढ़ा देगा, इसलिए अटैक ऑर्थो एंड पैरा पे होगा। तो ऑल्दो क्लोरीन इज ए प्लस एम ग्रुप एंड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, येट या बट, ठीक है, लेकिन इट इज ए
इट इज ए वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बेटा थोड़ा सा वीकली, थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग है। इट इज ए वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ड्यू टू, बेटा डीएक्टिवेटिंग क्यों है? ड्यू टू इट्स हाई माइनस आई इफेक्ट, हाई माइनस आई इफेक्ट। तो ये एक वीकली डीएक्टिवेटिंग है। क्यों वीकली डीएक्टिवेटिंग है? क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ऑल्दो क्लोरीन इज ए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्लस एम, बट वीकली डीएक्टिवेटिंग, थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग है, बहुत ज्यादा नहीं। एंड दिस पॉइंट इज डेफिनेटली फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल, नॉट फॉर योर 12th की बुक में शायद इसको ज्यादा जिक्र नहीं है। सर इससे फर्क क्या पड़ता है? हाँ बेटा, इससे फर्क ये पड़ा कि इन जनरल से लीक से हट गया। मतलब अगर बेंजीन का जब क्लोरीनेशन आप करते हैं ना बेटा, जैसे एक बार मैं फिर आपको दिखाऊं, ये है पहला स्टेप, ये वाला, ठीक है। आपने बेंजीन का जो क्लोरीनेशन किया, सपोज ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन हो रही है, डार्क है, कम टेम्परेचर होगा, 10 डिग्री पे हो रही है। और अब आपने जब दोबारा यहाँ क्लोरीन आ गई, तो अब आपने फिर रिएक्शन कराई, तो वो रिएक्शन जो 10 डिग्री पे पहले हुई थी, जब वही रिएक्शन रिपीट कर रहे हो, तो वो 10 की जगह 12, 15, 20 डिग्री पे होने लगी। यानी पहले से ज्यादा एनर्जी देने पे होने लगी। क्यों ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी? जबकि ऑर्थो एंड पैरा पे है। ऑर्थो एंड पैरा वाले तो रिएक्शन जल्दी कराते हैं, लेकिन ये ऑर्थो एंड पैरा होने के बाद भी रिएक्शन थोड़ी स्लो कराता है। क्यों स्लो कराता है? क्योंकि ये एक डीएक्टिवेटिंग है। क्यों डीएक्टिवेटिंग है? क्योंकि इसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक आपकी रिएक्शन हो गई, हेलोजिनेशन से बना सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछो। सर डीएक्टिवेटिंग मतलब क्या होता है? बेटा बेसिकली जैसे कोई एक बेंजीन रिंग थी, यहीं से समझते हैं, उस बेंजीन रिंग की एक्टिविटी है। एक्टिविटी कहने का मतलब रिएक्शन की करने की एक स्पीड है, ठीक है। इसकी जो भी स्पीड है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्ट कर रहा है। हमने बेंजीन में कोई ग्रुप लगा दिया, उसके ग्रुप लगते ही इसकी स्पीड बढ़ गई, तो वो जो ग्रुप आया जिसके आने से इसकी स्पीड बढ़ गई, तो वो ग्रुप कहलाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। और उसके ग्रुप के आने के बाद स्पीड कम हो गई, तो वो ग्रुप कहलाएगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, कि इसके ग्रुप के आते ही स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। दैट इज नोन एज डीएक्टिवेटिंग। बोलो, क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। नेक्स्ट, अगली रिएक्शन हमने जो पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, दैट इज मेनली सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो सैंडमेयर या गैटरमैन रिएक्शन थी वो क्या है? ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन। बच्चों सैंडमेयर रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद आया हो, तो ये रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट से होती है, लेकिन डाइजोनियम सॉल्ट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। तो पहले डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करके डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन ले ली हमने, ठीक है, एरोमेटिक के लिए इंपॉर्टेंट है। एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करते हैं। नाइट्रस एसिड बच्चों स्टेबल नहीं है, तो NaNO2 एंड HCl से करते हैं एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिएक्शन तो केमिस्ट्री में कई बार आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा और पूछूंगा, तो जितनी जल्दी हो सके याद करिए। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 एंड HCl से करते हैं एट वेरी लो टेम्परेचर। जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। इसको हम डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोनियम, यहां पे बेटा सॉल्ट में क्लोरीन लगा है, तो डाइजोनियम क्लोराइड कह दिया मैंने, और ये बेंजीन के साथ था तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कह दिया। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्यों स्टेबल है लो टेम्परेचर पे? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होती है, और बेटा उस रेजोनेंस की वजह से ये लो टेम्परेचर पे, यानी बहुत कम टेम्परेचर 0 to 5 पे स्टेबल है। आइस कोल्ड कंडीशन भी कह सकते हैं। थोड़ा सा ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये टूट जाएगा और हो सकता है फिनॉल बना दे, ठीक है। अगर यहाँ एलिफेटिक अमीन होती, यानी RNH2 प्राइमरी अमीन कोई होती, जैसे इथाइल अमीन, प्रोपाइल अमीन, तो वो जो अमीन होती उससे ये जो सॉल्ट बनता स्टेबल नहीं होता, क्योंकि उस इथाइल अमीन में रेजोनेंस नहीं होती। अब तुम्हें शायद समझ में आ रहा हो पॉइंट
कि इथाइल अमीन में रेजोनेंस क्यों नहीं होती। ठीक है, तो जिन बच्चों ने थोड़ा भी ध्यान से पीछे का पढ़ा है, मैं उनके लिए खाली बना के दिखा रहा हूं कि ये इथाइल अमीन का डाइजोनियम सॉल्ट की अगर हम बात करें तो उन्हें शायद ये समझ में आ रहा हो कि अब यहाँ पे लोन पेयर कहें, प्लस चार्ज कहें, फिर सिंगल बॉन्ड, दो बारी सिंगल बॉन्ड है, फिर कुछ है, दैट मीन्स रेजोनेंस नहीं हो सकती। जबकि सिंगल डबल सिंगल में होती है। यस, और बेंजीन में क्यों हो सकती है? अगर मैं बेंजीन में ये चीज बना के दिखाऊं आपको, तो आपको दिख रहा होगा डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद यहाँ पे लोन पेयर या अगला पाई बॉन्ड भी है। तो बेंजीन में रेजोनेंस है, जबकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। किसमें? एलिफैटिक में। तो क्या याद रखना है? एलिफैटिक अमीन्स में NaNO2 एंड HCl से करके डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनता, डायरेक्ट अल्कोहल बन जाते हैं, यानी ये यहां से टूट के सीधा अल्कोहल बनाता है। नाउ ये जो डाइजोनियम सॉल्ट बना है, इस डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कर दें क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl से। तो क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl से करेंगे तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगा बेटा, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर। क्यूप्रस ब्रोमाइड ले लोगे तो ब्रोमीन आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्यूप्रस क्लोराइड या ब्रोमाइड से करते हैं तो क्लोरीन या ब्रोमीन आ जाता है, दैट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। और अगर हमें आयोडीन लाना होता है, आयोडोबेंजीन बनानी होती है, तो क्यूपर या कॉपर के सॉल्ट की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डाइजोनियम सॉल्ट की Ki से रिएक्शन करके हीट कर दें। ये है बच्चों डाइजोनियम सॉल्ट। इस डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर Ki से करेंगे तो डायरेक्ट आयोडोबेंजीन बनेगी और N2 अलग होगा। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं ऐसा क्यों हुआ। द रीजन बिहाइंड इट इज Ki या आयोडीन इटसेल्फ अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। आयोडीन जो है वो बहुत आसानी से अटैक कर सकता है, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, और इसलिए ये डाइजोनियम कंपाउंड में से N2Cl को हटा के आ जाएगा। इसी रिएक्शन को कहते हैं गैटरमैन। बेटा गैटरमैन में एक सिंपल सा चेंज है सैंडमेयर से। ठीक है, गैटरमैन में क्या चेंज है बेटा? गैटरमैन रिएक्शन में ये जो डाइजोनियम सॉल्ट हैं, इनकी रिएक्शन पूरे क्यूप्रस क्लोराइड एंड HCl से करने की जगह कॉपर एंड HCl से की जा सकती है। क्यूप्रस क्लोराइड का सोल्यूशन या हमें वो एक अलग मैसेज है या एक अलग पाथ है, जबकि ये एक अलग मैकेनिज्म है। तो कॉपर एंड HCl ले लेंगे तो ये आसानी से रिएक्शन हो सकती है, मतलब उस टेक्निक से बेटर टेक्निक है ये रिएक्शन कराने की। तो कॉपर एंड HCl से अगर रिएक्शन कर देंगे तो यही रिएक्शन कहलाएगी गैटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट, तो बच्चों क्या आपको हेलोजिनेशन क्लियर है? हेलोजिनेशन, फिर सैंडमेयर के अंदर डाइजोटाइजेशन, और फिर गैटरमैन, ये तीनों चीजें, चारों चीजें क्लियर है तो वन टाइप करिए। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, इसके बाद गुड, चौथा प्रोसेस है बच्चों। अच्छा, एक बच्चे ने कुछ कहा, जाने क्या क्लियर नहीं, अभी मैं चेक करता हूँ क्या कहा बेटा तूने। ठीक है सर मैं कह रहा हूँ स्लाइड थोड़ी नीचे कर दीजिए सर, रिएक्शंस लिखनी है। फ्लैग थोड़ी नीचे कर दीजिए। अरे फ्लैग नहीं, स्लाइड सर, स्लाइड। हाँ हाँ मैं सुन तो लिया, मैंने फ्लैक्स सुन लिया था लेकिन मैं समझ गया था। ठीक है, बोलो क्लियर है बच्चों? अगली रिएक्शन जो है दैट इज अवर रैशिंग प्रोसेस। अच्छा, एक पहले इससे और बता देते हैं, सॉरी, दैट इज नोन एज बाल्ज-शेमान रिएक्शन। ठीक है, पहले ये आप लिख लीजिए, फिर अगली रिएक्शन को हम कहेंगे बाल्ज-शेमान रिएक्शन। ठीक है, जल्दी लिखो बेटा। हो गया सर। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन इज बाल्ज-शेमान। वो क्या है? ये जो डाइजोनियम कंपाउंड आपने बनाया है, ये जो डाइजोनियम कंपाउंड बेटा बना है N2Cl, इसकी रिएक्शन हमने कर दी वही लो टेम्परेचर में ही BF4 से। इसकी रिएक्शन
हमने की है बेटा HBF4 से फ्लोरोबोरिक एसिड से। इसकी रिएक्शन HBF4 से की है सेम एट वेरी लो टेम्परेचर। तो डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड या HBF4 से करेंगे एट वेरी लो टेम्परेचर। इसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड। तो बेटा पहला प्रोडक्ट जो इसका बनेगा, या इसको इंटरमीडिएट कह लीजिए, ये प्रोडक्ट बनेगा N2 नेगेटिव, N2 पॉजिटिव, BF4 नेगेटिव। ये प्रोडक्ट बना, आई मीन टू से Cl हटा, और बेटा Cl हटने की जगह आ गया है दैट इज BF4 नेगेटिव। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया है, ठीक है। दैट इज, इसे आप कहना चाहें तो इसे आप कह सकते हैं डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। डाइएजोनियम, इट इज टर्म्ड एज डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है। डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट को अगर आप हीट करते हैं तो बेटा इसकी हीटिंग से ही, ये एरो पे हीट करेंगे, हीटिंग से ही फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, N2 बन जाएगा और BF3 अलग हो जाएगा। इसकी हीटिंग से ही ये सब बन जाएंगे, यानी फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, इसकी हीटिंग से ही बनेगा। हाँ बेटा रिपीट होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आप चिंता ना करें। ये है बेटा हमारी रिएक्शन। व्हाट्स द रिएक्शन, कि हमारे को बनाना है फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर S लाना है, और इस प्रोसेस का नाम हमने रखा है, या नाम है बाल्स-शिमान रिएक्शन, समवॉट बेल्स-शिमान रिएक्शन, ठीक है। समवॉट स्पेलिंग यही कहीं है, बाल्स-शिमान रिएक्शन। इसमें करते क्या है, हमने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया डाइजोटाइजेशन रिएक्शन से, उस डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्ट कराया HBF4 से। व्हाट इज HBF4? फ्लोरोबोरिक एसिड। HBF4 से जब रिएक्शन कराते हैं इस एसिड से, तो ऑब्वियसली वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड इंटरचेंजिंग वाले फिनोमिना को मान लीजिए, ये बन गया डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट पे हमने रिएक्शन सिर्फ इसलिए आपको रोक के दिखाई है क्योंकि अगर मैं यहां पे NaNO2 लेके हीट करूंगा तो यहां पे बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। तो अगर मैंने खाली हीट किया है, सिर्फ हीट किया है इसे, तो सिर्फ हीट करने पे ये चेंज हो जाता है फ्लोरोबेंजीन पे। याद करिएगा, समझिए, अगर इसे खाली हीट करते हैं देन इट टर्न्स टू फ्लोरोबेंजीन। ये हीट का साइन है, ये बन गया फ्लोरोबेंजीन, अलग हो गया N2 और BF3। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज बाल्स-शिमान रिएक्शन। ये भी NCERT में है। नाउ द नेक्स्ट बाल्स-शिमान रिएक्शन क्लियर है? 1 टाइप करो, नहीं क्लियर है 2 टाइप करो, ठीक है, ओके। सर एक बार स्लाइड ऊपर कर दीजिए। ओके ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, बताइए कौन सी रिएक्शन लिखनी है? बाल्स-शिमानी बेटा, ये थी बाल्स-शिमान रिएक्शन। हाँ बेटा सही है। एक सेकंड, चलो यही वाली है तो मैं इसे पीछे ही ना कर दूं, चलो ठीक है, देखिए फिर आप, ठीक है। अच्छा एक बच्चे ने और भी कुछ कहा था, मैं देख ही नहीं पाया वो क्या कह रहा है। बोल बेटा क्या कह रहा है जो भी बच्चा था इसके अलावा? मुझे देखना था चैट्स में। प्लीज रिपीट इट सर, रिएक्शन को डेफिनेशन में बता दीजिए। ओके बेटा, देखिए बेटा, ये सबसे मेन पोर्शन है जो भी इस बच्चे ने कहा, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में शायद मैंने पहले दिन भी कहा हो आपको, अगर आप ऐसे लाइनें लिखते रहे, गारंटेड एग्जाम में गलती होगी, गारंटेड गलती होगी। क्योंकि ऑर्गेनिक में पता है क्या है, ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि अगर कहीं किसी ने एक H कम या ज्यादा लिख दिया तो टीचर उसे टोटली कट कर सकता है, क्योंकि वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल नहीं है, कोई दूसरा कंपाउंड भी बन सकता है। तो इसलिए फॉर योर
सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू कि आपके टीचर नंबर ना काटे और मोर एक्यूरेसी, आप पहले लैंग्वेज लिखेंगे। एक बच्चे ने भी कहा है एंड वेरी गुड कि बेटा हमें पहले लैंग्वेज बताइए या इसमें लैंग्वेज क्या आएगी, क्योंकि आप लैंग्वेज लर्न कर लेंगे। अब कॉमन सेंस है, आप ये स्ट्रक्चर थोड़ी लर्न करते हैं, लैंग्वेज लर्न करेंगे। तो बाल-शमान रिएक्शन को आपको लैंग्वेज में याद करना है। व्हाट्स द लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या बनी बेटा? आप ये कहेंगे बाल-शमान रिएक्शन के लिए फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट या फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड। मैंने फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड कह दिया, मतलब मैं डाइजोटाइजेशन तक की बात अब नहीं कर रहा हूं। अब मैं डाइजोनियम क्लोराइड से शुरू कर रहा हूं। डाइजोटाइजेशन की बात क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मैंने अभी 2 और रिएक्शन सैंडमेयर एंड गेटरमैन में दिखा रखा है डाइजोटाइजेशन, इसलिए नहीं कर रहा हूं। लेकिन तुम याद रखो, अगर एग्जाम में तुम्हारे यहां आएगा बाल-शमान तो आपको दिखाना पड़ेगा डाइजोटाइजेशन भी, ठीक है? तो फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद फ्लोरोबोरिक एसिड, from benzene diazonium chloride on reacting with fluoroboric acid at low temperature, ये भी इंपॉर्टेंट है, at low temperature डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज obtained, डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज obtained, ये स्टेबल है। और इसमें अगर तुमने हीट की तो कुछ और बनेगा, और अगर तुमने NaNO2 डाल के हीट की कॉपर के साथ तो कुछ और बनेगा। तो आपको कहना पड़ेगा on heating this product fluoroborate gives fluorobenzene, it is named as Balz-Schman reaction, ठीक है? तो सपोज एग्जाम में आपको एक 2 नंबर का ही शॉर्ट नोट लिखने को आता है बाल्ज-शिमान, तो पहला पॉइंट लिखा करिए, ठीक है? पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट या टू फॉर्म फ्लोरोबेंजीन, ये S बनाने के लिए फ्लोरोबेंजीन फ्रॉम एनिलीन, या तो सीधा एनिलीन कह दो, और डाइजोनियम सॉल्ट। एनिलीन से पहले डाइजोनियम बनेगा फिर ये, और फिर सेकंड पॉइंट में लिखेंगे फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज रिएक्टेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड टू गिव डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट व्हिच ऑन हीटिंग गिव्स अस फ्लोरोबेंजीन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कैसे करना है? सर हाँ जी बेटा पूछिए। सर ये जो डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है वो इंटरमीडिएट है क्या? बेटा एक्चुअली ना इंटरमीडिएट और स्टेबल प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा अंतर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट का मतलब होता है वो खुद में अनस्टेबल है और उसके बाद उन्हें स्टेबल होना ही पड़ेगा। बट कोई भी रिएक्शन जब 2 स्टेप में 3 स्टेप में हम कहते हैं ना, तो कई बार जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट स्टेबल हैं, उसके बाद अगले स्टेप में उससे कुछ और भी बनाया जा सकता है। तो इसे इंटरमीडिएट वर्ड देना अच्छा नहीं है, यहां इसे हमें कहेंगे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। पहला स्टेबल प्रोडक्ट ये बन गया और इस स्टेबल प्रोडक्ट को फिर दूसरे में चेंज कर रहे हैं। बेसिकली इंटरमीडिएट हम जिन्हें कह रहे हैं ना बेटा, तो उसमें कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, ऐसी चीजों को हम इंटरमीडिएट कहना चाहते हैं। ठीक है, बट अगेन लैंग्वेज का खेल है। आप बेटा लैंग्वेज क्या कहना चाहते हैं उसको सुनिए पहले, ठीक है? आई मीन टू से क्या कह रहा हूं, लैंग्वेज का खेल है। जैसे एक हमारा रिएक्टेंट है, एक फाइनल प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट फाइनल प्रोडक्ट, इसके बीच में जो भी आया वो सब इंटरमीडिएट होता है। तो उस लैंग्वेज के हिसाब से तो इंटरमीडिएट है, ठीक है? लेकिन अगर कोई कहे कि ये कार्बोकेटाइन है, कार्बेनाइन है, तो उस लैंग्वेज के हिसाब से इंटरमीडिएट नहीं है। इज इट क्लियर? उस लैंग्वेज में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है और अदरवाइज बीच में जो भी कुछ बनता है वो इंटरमीडिएट होता है, तो इंटरमीडिएट। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? यस सर। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रोसेस का नाम है रैशिंग प्रोसेस। ठीक है, रैशिंग प्रोसेस, ये वैसे तो पेटेंट कहा जाता है या ये कहना चाहते हैं, इस प्रोसेस का हमें ज्यादा वो नहीं पता, दैट मीन्स कंडीशंस। तो रैशिंग प्रोसेस बेसिकली बेटा क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए है। तो बेंजीन की रिएक्शन HCl से कर दें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Benzene is reacted with HCl in presence of oxygen and cupric chloride catalyst. Cupric chloride catalyst की presence में benzene is reacted with HCl in presence of या HCl and oxygen, sorry, HCl and oxygen in presence of cupric chloride catalyst। ये heat का साइन होता है बेटा डेल्टा। Then
क्लोरोबेंजीन इज obtained, then क्लोरोबेंजीन इज obtained। तो बेटा इस रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन बनती है, क्लोरोबेंजीन इज obtained। This is named as, this reaction is named as Rasching process, RASCHING। बेटा Rasching process is a commercial process to obtain chlorobenzene, it is commercial process। तो बच्चों ये याद रखना है कि अगर हमें कमर्शियली क्लोरोबेंजीन बनानी है तो हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। Rasching process is used for the commercial preparation। बताओ बेटा ये सारे क्वेश्चन क्लियर हैं? नो सॉरी, सारी रिएक्शंस क्लियर हैं? क्वेश्चंस कहां से? बोलिए बच्चों, ये सब क्लियर है? वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। चलिए अब मैं इसका एप्लीकेशन कराता हूं, ठीक है बेटा। रिपीट करना है Rasching प्रोसेस को, Rasching प्रोसेस को रिपीट कर देते हैं। Rasching प्रोसेस का मतलब है एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल मतलब लार्ज स्केल फैक्ट्री प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका है। कैसे बनता है क्लोरोबेंजीन? बेंजीन की रिएक्शन HCl से करते हैं, 11th स्टैंडर्ड में भी शायद आपने पढ़ा होगा दिस वन। बेटा यूज का मतलब क्या हुआ? ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है क्लोरोबेंजीन, ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट भी है, क्लोरोबेंजीन के DDT बनाने में यूज किया जाता है। तो चैप्टर के लास्ट में जब हम यूजेस पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन के यूजेस। सर मतलब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? अरे तो मैं अब भाई आगे पढ़ने तो बताएंगे, अभी अगली हेडिंग में बता रहे थे। तो Rasching प्रोसेस हम रिपीट कर दिया है, क्लियर होगा बेटा होपफुली, ठीक है। जिस बच्चे ने पूछा था, तो बेंजीन की रिएक्शन हमने काहे से कर दी? HCl और एयर या ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड कैटलिस्ट क्लोरोबेंजीन बना। बेटा अब मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपको लिख रहा हूं, ये है टोलीन, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। टोलीन की क्लोरीन से रिएक्शन की है आयरन एंड डार्क में, आयरन एंड डार्क में ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनाना है। आप क्वेश्चन लिखिए, आंसर अपने आप सोच के लिखिए, और मैं इसका आंसर अभी बताता हूं आपको। बेटा मैं जानबूझ के 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन ये लिखा है कि यहां CH2CH3 है और पैरा पोजीशन पे NO2 है, CH2CH3 पैरा पोजीशन पे NO2, एरो पे लिखा है ब्रोमीन और साथ में लिखा है आयरन, और अब कहा है प्रोडक्ट बताइए। बेटा अगर मैं मीजोमेरिक नहीं बताता आपको तो शायद ये एक्सप्लेन करना मेरे लिए टफ होता, लेकिन अब मुझे उम्मीद है आप हेल्प करेंगे, इजीली आंसर बता देंगे। चलिए बेटा पहले का आंसर देखिए। बेटा पहले वाले में रिएक्शन में यहां साफ लिखा आयरन है, डार्क एंड आयरन। तो बच्चों दिमाग में क्या ले जाना होता है? अगर यहां आयरन है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूसर, आयरन इलेक्ट्रोफिलिक प्रोड्यूसर है, तो आयरन के होने पे इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म चलना है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा। बेंजीन के ऊपर कौन लगा है? CH3। जिन बच्चों को याद है CH3 एल्काइल ग्रुप प्लस I और प्लस M का होता है। प्लस M वाले ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर इन दोनों में भी पूछे कौन सा मेजर है? पैरा मेजर है। फिर से सुनो बेटा, हमने एरो के ऊपर देखा क्या लिखा है, कंडीशन क्या है? कंडीशन थी आयरन, आयरन एक इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से जैसे ही इसे मिलेगा Br2, ये Br2 को Br प्लस में चेंज कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल बना देगा, Br प्लस अटैक करने जाएगा। बच्चे जब Br प्लस अटैक करने जाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और बेंजीन रिंग में पहले से एक ग्रुप लगा हुआ है CH3, ये प्लस M है और प्लस M होने की वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गया। अगर आपको याद हो प्लस M ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ये ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं तो अटैक करने वाला ऑर्थो एंड पैरा पे आएगा। अब अगला पॉइंट, जब इन्होंने ऑर्थो और पैरा दोनों में बराबर ही इलेक्ट्रॉन बढ़ाए हैं तो, अरे ठीक कह रहा है बेटा, वेरी गुड, ठीक कह रहे हो आप,
जब ऑर्थो और पैरा दोनों में ही इलेक्ट्रॉन इन्होंने बढ़ाए हैं तो पैरा ही मेजर क्यों, ठीक है, पैरा मेजर क्यों, सॉरी बेटा। अब अगला पॉइंट, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बराबर है। अब हमने कहा CH3 ग्रुप में प्लस आई भी है, और प्लस आई क्या करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन बढ़ाता है। तो ऑर्थो पे भी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए थे, पैरा पे भी बढ़ गए थे, और ये प्लस आई भी था, और प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा जो डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो प्लस आई की वजह से ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे। बेटा मैं गलत लिख गया, सॉरी, आपको कहना पड़ेगा ऑर्थो वाला ही ज्यादा बनेगा, सॉरी पैरा नहीं, ऑर्थो ज्यादा बनेगा। एक बार फिर सुनिए, अटैक करने आ रहा था Cl+। Cl+ क्या होता है, Cl+ बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। बेंजीन रिंग में पहले से कौन बैठा हुआ है, CH3। CH3+M है। प्लस एम ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे अटैक करवाते हैं या ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं, तो इसीलिए ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन होनी है। अब अगला पॉइंट, ऑर्थो और पैरा में ज्यादा किस पे रिएक्शन होनी है, तो भैया मीजोमेरिक तो बराबर है, मीजोमेरिक कम नहीं होता, लेकिन अब इंडक्टिव देखना पड़ेगा। CH3 का प्लस एम इफेक्ट होता है और प्लस आई भी होता है, और प्लस आई कहां ज्यादा है, प्लस आई डिस्टेंस के साथ कम होता जाएगा, तो यहां ज्यादा होगा, यहां कम, यहां और कम। प्लस आई ने भी इलेक्ट्रॉन दिए, यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, यही अटैक होगा। तो इसलिए आपको याद रखना है ऑर्थो वाले पे अटैक ज्यादा, ऑर्थो मेजर। समझ में आया? 1 नहीं आया 2? गुड सर Cl+ कैसे अटैक करने आया? एक जना बोलना, एक जना। सर Cl+ अटैक करने आया, वो कैसे, मतलब समझ में आएगा? Cl+ कैसे आया बेटा, ये इसका मैकेनिज्म होगा कि ये आयरन Cl2 से रिएक्ट करेगा, ये अपने आप को FeCl3 मतलब बैलेंसिंग कर लेंगे, और यहां माइनस हो जाएगा और Cl+ बनेगा। क्यों Cl+ बना? एक्चुअली आयरन एक इलेक्ट्रोफाइल है, और क्यों इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें डी सबशेल खाली है, और क्योंकि इसमें डी सबशेल खाली है तो ये Cl के बॉन्ड को पोलराइज करेगा, Cl नेगेटिव और पॉजिटिव में। नेगेटिव इसके साथ चला जाएगा, पॉजिटिव अटैक करने आएगा। तो बेटा यहाँ अटैक क्यों हुआ Cl+ का, तो वो मैकेनिज्म कह रहा है, एरो के ऊपर जो लिखा है आयरन, आयरन क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल चीजें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करती हैं, मतलब इन्होंने Cl नेगेटिव ले लिया, Cl पॉजिटिव छोड़ दिया, इसलिए Cl पॉजिटिव अटैक कर रहा है। हाँ भैया अगला क्वेश्चन समझ में आ गया, आयरन Cl+। एक बच्चा और भी कुछ पूछा था, सॉरी एक बच्चे ने और कुछ पूछा था, मैं आगे बढ़ गया, बोलो बेटा। नहीं सर, आ गया समझ। ठीक है, प्रभा बसु पूछो जी बेटा, पूछो। सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा ग्रुप किसका है, जैसे कौन सा प्लस एम, कौन सा माइनस, कौन सा प्लस आई, कौन सा माइनस आई? बेटा कल या परसों के, मतलब अभी पिछले 3-4 लेक्चर को देख ले, हमने इंडक्टिव मीजोमेरिक का भी एक लास्ट लेक्चर डाला, उसे देख ले भाई, उनमें साफ साफ लिखा है कि प्लस एम माइनस एम ये समझाया है। फिर भी एक छोटी सी ट्रिक है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, बल्कि ट्रिक नहीं, कंसेप्ट ये है, जिसमें भी बेंजीन से लगे हुए डायरेक्टली अटैच एटम के पास सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, और लोन पेयर होगा, सारे सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, वो अधिकतर प्लस एम होते हैं। और उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट बना रखा है अपना SPDM। SPDM कहने का मतलब क्या था, जितने सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब प्लस एम है। माइनस एम वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पीछे से खींच लेते हैं। पीछे से कौन खींचेगा, जिसके पास डबल बॉन्ड लगा हो और ऑक्सीजन आगे लगी हो, यानी COOH CHO, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा है और ऑक्सीजन जैसे ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, इसलिए बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पीछे से आगे आ जाते हैं, तो बेंजीन रिंग पे प्लस चार्ज डेवलप होता है। तो माइनस एम में तो सिर्फ 3 ही ग्रुप पे मेन फोकस करना है, NO2 CN CHO एक्सेट्रा। बताओ अब क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ भैया अगली रिएक्शन पे बात करें। बेटा अगली रिएक्शन का ये आंसर है, शायद आपको क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है। ये
CH2 CH3 में कुछ ना होगा, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा और इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करेगा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल बेटा ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ का आंसर आ जाएगा आपका मेनली ऑर्थो वाला। इज इट क्लियर? क्योंकि पैरा पोजीशन तो हिंडर्ड है इस समय, पैरा पे तो पहले से ही NO2 भाई बैठे हुए हैं, तो पैरा पे तो कुछ आ ही नहीं सकता। क्या सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? देखिए सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में सीधा कह दिया गया है कि आयरन और ब्रोमीन है, मतलब फिर से वही क्वेश्चन हो गया कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल ये भी ग्रुप वही है एल्काइल, एल्काइल के हिसाब से कहां करेगा? ऑर्थो और पैरा पे ही करेगा। अभी एल्काइल डिस्कस हुआ है, ऑर्थो और पैरा में पैरा पोजीशन इसकी हिंडर्ड है। हिंडर्ड कहने का मतलब पहले से कुछ लगा हुआ है, यहाँ तो H है नहीं जो हटके आ जाए, इसलिए ऑर्थो पे आया। कोई दिक्कत? हाँ, दोनों तरफ की ऑर्थो एक जैसी है, चाहे इधर आए चाहे उधर आए, कोई फर्क नहीं। हाँ जी, गुड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है, ये है बेंजीन की रिंग, यहां लिखा है CH2OH और यहां लिखा है OH, और इसकी रिएक्शन कर दी गई है वही HCl एंड हीट या HCl एंड ZnCl2 जिसे कहते हैं। तो इसका आपको प्रोडक्ट बताना है, HCl एंड हीट में क्या बनेगा। ठीक है, इतना पढ़ाने के बाद तो उम्मीद करता हूं जो पिछले 3-4 लेक्चर ऑर्गेनिक के ठीक से पढ़ रहे हैं या जिन्होंने सुने हैं मेरे लेक्चर पिछले, तो उनका आंसर आ जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, HCl से अल्कोहल की रिएक्शन होके RCl बनता है, ये हकीकत है। अल्कोहल का OH हटता है, HCl के Cl से OH रिप्लेस हो जाता है, यहाँ Cl आता है। ठीक है, तो अब बेटा पॉइंट क्या आया कि यहाँ 2 OH हैं, एक OH ये लिखा है, एक OH ये लिखा है, लेकिन बेटा जो बेंजीन से OH डायरेक्टली लगा होता है एक्चुअली वो कहलाता है फिनॉल, और वो होता है रेजोनेंस में, और जो चीज रेजोनेंस में आ जाती है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपने कोई वुडन वर्क का बिजनेस शुरू किया, आप एक पेड़ ले आए, वो भी इतना स्टेबल कि RDX रखने से भी वो कट नहीं रहा, तो आगे रिएक्ट नहीं करेगा, उससे आगे कोई फर्नीचर बना के नहीं बेचेंगे। ये वही वाली कहानी है कि बेंजीन से जब OH लगा है तो शायद अब आपको दिख रहा हो रेजोनेंस में है, रेजोनेंस के आने की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आ जाता है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर, फिलहाल वो बॉन्ड नहीं टूटता, एटम क्लोज भी आ जाते हैं, तो ये वाला तो OH हटने से रहा। एंड द सेकेंड थिंग एंड विच इज मोर इंपॉर्टेंट, शायद आपको याद आ जाए कि यहाँ पे ये जो दूसरा वाला OH है, जब बेटा ये हटेगा, जब ये हटेगा तो प्लस चार्ज आएगा कार्बोकेटाइन। शायद आपको ये याद आ जाए कि ये प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस हो गई बेटा, इसीलिए तो मैंने रेजोनेंस पढ़ाई थी। ठीक है, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस हो गई, और रेजोनेंस अगर हो गई तो ये स्टेबल हो गया। अब पॉइंट क्या आया, मैंने आपको बताया था अगर इंटरमीडिएट स्टेबल हो गया तो शुरू का कंपाउंड रिएक्टिव, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो कंपाउंड रिएक्शन ज्यादा करता है, प्रोडक्ट जल्दी बनता है, और अगर रिएक्टेंट स्टेबल हो गया तो रिएक्ट ही नहीं करता। तो इस समय अगर आप ध्यान से देखें, इस वाली पोजीशन पे इंटरमीडिएट स्टेबल है, क्योंकि इंटरमीडिएट इसका हाईली स्टेबल है, याद आना चाहिए ये बेंजाइल है, और साथ में ये OH प्लस M ग्रुप है, ये लोन पेयर देखे से और स्टेबल कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ का इंटरमीडिएट बहुत ज्यादा स्टेबल है बेटा, तो ये प्रोडक्ट ही बनेंगे, कोई दिक्कत? चौथा क्वेश्चन बेटा, ये है बेंजीन की रिंग, यहां लगा है CH2CH3, यहां लगा है NO2, और एरो के ऊपर लिखा है Br2, और अब की लिखा है हीट। अब की नहीं लिखा है कैटलिस्ट या आयरन नहीं लिखा है, और सनलाइट लिख दिया है, हीट एंड सनलाइट या और करके सनलाइट। अब क्या बनेगा?
ये एक सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, अब आप NO2 को वहीं लगे रहने दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। और ये आंसर है इसका। यहाँ आएगा सॉरी, यहाँ आएगा ब्रोमीन। कारण क्यों आया ब्रोमीन? क्योंकि अगर आपको पिछला ध्यान हो, चाहे वहां से देखिए चाहे यहाँ पे देख लीजिए, ये वाली पोजीशन बेंजीन से अगले कार्बन की पोजीशन इट इज बेंजाइलिक। बेंजाइलिक का चाहे कार्बकैटाइन हो, चाहे कार्बेनाइन हो, चाहे इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल हो, ऑल आर हाईली स्टेबल। तो ये एक सिंपल हेलोजिनेशन रिएक्शन है। हेलोजिनेशन में हाइड्रोजन हटता है और हेलोजन आ जाती है। हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन आनी है। किस पोजीशन पे आएगी हेलोजन? सिंपल, मतलब इंटरमीडिएट स्टेबल होना चाहिए। तो आपको मैंने लिखाया है Ba321 बेंजाइल एलाइल टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, और ये वाली पोजीशन ये इंटरमीडिएट बेंजाइल है। तो आपको क्या याद रखना है, इट इज सिंपल हेलोजिनेशन रिएक्शन, और इस सिंपल हेलोजिनेशन रिएक्शन में बेंजाइल पोजीशन पे H हटके Br आ जाए। हाँ जी बेटा। सर एक बार ये एक्सप्लेन कर दीजिए सर कि मतलब इंटरमीडिएट कैसे बनते हैं, मतलब ये है बेटा रिएक्टेंट किसी का पहला बॉन्ड टूटा, बॉन्ड टूटने के बाद एक ऐसी चीज आ रही है जो अनस्टेबल दिख रही है, यानी वो नेचर में एग्जिस्ट तो नहीं करेगी, और उसके बाद वो चीज दूसरे से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रही है। जैसे ये मैंने एल्काइल हैलाइड लिया तो अल्कोहल बना लिया, अल्कोहल होता तो एल्काइल हैलाइड। तो ये जो बीच की स्टेज आ रही है, दिस स्टेज या दिस थिंग इज नोन एज इंटरमीडिएट। जैसे इस रिएक्शन की बात करें जो हम पढ़ रहे हैं, हम उसी रिएक्शन की बात करें अगर, तो बेटा इस रिएक्शन में हमारे पास ये अटैक करने जाएगा Br फ्री रेडिकल, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सनलाइट की प्रेजेंस में चेन इनिशिएशन होता है, पहले स्टेप में फ्री रेडिकल बनते हैं, और ये फ्री रेडिकल जब इस पे अटैक करेगा CH2 CH3 पे, तो कौन सा H अपने साथ लेके HBr बनाएगा? क्या ये वाला H हटेगा, ये या इधर के कोई H? तो बेटा ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, और ये सारे के सारे विनाइलिक हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी के हिसाब से अगर आपको याद हो तो इंटरमीडिएट बेंजाइल का ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे H हट जाएगा और ये जो Br आया था इस समय वो HBr बना लेगा, और ये स्टेप कहलाएगा चेन प्रोपोगेशन। पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, Br फ्री रेडिकल बना, दूसरा प्रोपोगेशन, ये इंटरमीडिएट बना जो ज्यादा स्टेबल है। आखिरी स्टेप चेन टर्मिनेशन, एक और Br फ्री रेडिकल आएगा और यहीं पे जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन सीधा हम कहें ना, ये आंसर बन गया। ठीक है, बताओ बच्चों कोई दिक्कत? चारों पांचों क्वेश्चन में कोई दिक्कत? वॉट एवर द क्वेश्चन, 4-5 जो भी हुए। नो सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारा पहला पैटर्न हुआ। पहला पैटर्न कहने का मतलब हुआ कि डायरेक्ट हमने आपको रिएक्टेंट दे दिया, एरो पे रिएजेंट दे दिया और कहा प्रोडक्ट बनाओ। दूसरा होता है कि हमने कह दिया ना ए से बी प्रोडक्ट बना के दिखाओ और खुद ही सोचो रिएजेंट भी क्या होंगे। दैट मीन्स वो कहलाते हैं कन्वर्जन। और जिस बच्चे के कन्वर्जन अच्छे तैयार होते हैं उसकी ऑर्गेनिक तैयार होती है। कन्वर्जन के लिए अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपने एक ही चैप्टर या एक ही रिएक्शंस पढ़ी हैं, दैट इज हेलोजन का प्रिपरेशन, एल्काइल हैलाइड का, या एल्केन एल्कीन एल्काइन, बस इतना पढ़ा है। अभी अल्कोहल चैप्टर आएगा, एल्डिहाइड कीटोन एसिड आएगा और अमीन्स आएंगे। तो जब ये 3 और चैप्टर्स हो जाएंगे तो आप सारे कन्वर्जन स्मूथली करने लगेंगे। चलिए आज के लिए सर हैव ए नाइस डे। हाँ बेटा बोलो। सर एक सेकंड सर, मैं कह रहा हूँ जो आप मतलब ये सारी रिएक्शन में ऊपर जो लिया था वो रिएक्टेंट था, तो सर उसका इंटरमीडिएट ये कैसे बना दिया आपने? ये रिएक्टेंट लिया हमने, ये इस रिएक्टेंट पे अटैक करने ये आया, ये अटैकिंग रिएजेंट कहलाएगा। अटैकिंग रिएजेंट ने अपने आप को स्टेबल कर लिया, और ये वाली चीज जो रह गई दैट इज इंटरमीडिएट। हाँ क्या सर, ओके। चलो हैव ए नाइस